नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना था। आज वाले लेक्चर में हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करेंगे। इसके अलावा छोटी मोटी बातें और भी करेंगे। कल हमने लास्ट में अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन भी देखा था, जहाँ से अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा सीई कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी सी का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। अगर अंग्रेजी में बोले तो इसे बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इस शब्द का तात्पर्य ये हुआ कि इस कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर वाला टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के मध्य में क्या होता है? कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो इस बात को हम डायग्राम की सहायता से देखेंगे कि एक हम ले लेते हैं कौन सा वाला, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा वाला समझने के लिए कौन सा ले लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। दोस्तों, एक है इसमें पीएनपी और दूसरा वाला कौन सा है, एनपीएन। माना कि ये मेरा ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल कॉमन कर रहे हैं हम, कलेक्टर वाला टर्मिनल कॉमन कर रहे हैं। तो ये वाला टर्मिनल कौन सा हो गया दोस्तों, कलेक्टर का टर्मिनल हो गया। तो ये वाला टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, एमीटर वाला टर्मिनल हो जाएगा। तो पीएनपी में डायरेक्शन कौन सी ओर होगी, अंदर की ओर होगी। अगर मैं कौन सा बनाना चाहूँ, एनपीएन, तो जब मैं एनपीएन बनाऊंगा तो फर्क कितना होगा कि ये टर्मिनल कौन सी ओर होगा, ये जो तीर का निशान है वो बाहर की ओर होगा। ये कलेक्टर वाला टर्मिनल, ये बेस का और ये एमीटर का। तो इसका मतलब यहाँ से कौन सी धारा निकल रही है, आई ई। तो निकलेगी तो तभी जब धारा किससे आए, आधार से। कौन सी, आई बी। कलेक्टर से धारा कौन सी, आई सी। बोलो हाँ या ना, सही बात है कि नहीं है कि एमीटर की धारा आधार की धारा और संग्राहक की धारा के योग के बराबर होती है। अगर मैं बात करूँ तो ये टर्मिनल कौन सा हो गया, बेस। ये कौन सा हो गया, एमीटर। तो धारा आ रही है इसलिए नाम क्या दे दिया, आई ई। हाँ जी, तो ये धारा आ रही है तो एक धारा कहाँ निकलेगी, कलेक्टर पर, मतलब आई सी, और एक धारा कहाँ पर जाएगी, बेस पर, तो आई बी। बोलो हाँ या ना। अरे जो धारा आएगी वही तो दो हिस्सों में टूटेगी कि नहीं टूटेगी। यहाँ पर भी ये धारा निकल रही, इसका मतलब दो आएंगी तब जाके एक निकलेगी। यही तो कहता है किरचॉफ का धारा नियम कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही होता है कि नहीं होता है। तो देख लो, चाहे आप इस वाले डायग्राम में देखो चाहे इस वाले डायग्राम में देखो, सेम ही चीज़ आएगी कि नहीं आएगी। ये कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर। अब मुझे बताओ कलेक्टर वाला टर्मिनल कॉमन है कि नहीं है? ये टर्मिनल कौन सा है भाइयों, इनपुट का है। और ये वाला टर्मिनल कौन सा है, आउटपुट का। यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो ये कॉमन हो गया, मतलब इसको एज ग्राउंडेड मानूंगा। तो ये कौन सा हो गया, इनपुट, और यहाँ पर क्या प्राप्त करेंगे हम, आउटपुट। बोलो, ये बात आपको तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। कॉमन बेस में भी वही बात समझाई, कॉमन एमीटर में भी वही समझाई, और कॉमन कलेक्टर में भी चर्चा वही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो यहाँ कौन सा टर्मिनल कॉमन है, कलेक्टर वाला टर्मिनल है कि नहीं है। और बेस वाले में कौन सा कॉमन था, बेस वाला। कॉमन एमीटर में कौन सा, एमीटर। हाँ जी, अब मैंने कुछ पढ़ाई है, उसकी कुछ बातें आपको याद होंगी, कुछ बातें मैं याद दिलाता हूँ फिर से कि दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर में कितनी संधि होती हैं, दो। ट्रांजिस्टर में कितनी संधि होती हैं, दो। तो जरा इधर देखो, ये टर्मिनल कौन सा है, एमीटर। ये कौन सा, बेस, और ये कौन सा, कलेक्टर। तो एमीटर और बेस के बीच की जो संधि होती है इसे हमें क्या नाम देते हैं, एमीटर बेस संधि।
और एमीटर बेस संधि को हमेशा कौन सी बायस में रखते हैं हम? फॉरवर्ड बायस में। अग्र बायस में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और दूसरी वाली कौन सी है? बी सी संधि, मतलब बेस और कलेक्टर के बीच वाली संधि। और इसे हमेशा कौन सी बायस में रखते हैं? रिवर्स बायस में। हाँ या ना? चाहे यहाँ पर भी तुम देख लो, वही डायग्राम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो मुझे बताओ, अभी आपको ये संधि नज़र कौन सी आ रही है? बेस और कलेक्टर वाली है कि नहीं है? तो बेस और कलेक्टर की जो संधि होती है उसको कौन सी बायस में रखते हैं? रिवर्स बायस में। रखते हैं या नहीं रखते हैं? जब एम्पलीफायर के रूप में या एम्पलीफायर के रूप में मुख्यतः उपयोग किसका किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। उस समय उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायस में और आधार संग्राहक संधि को पश्च बायस में रखा जाता है। ये थंब रूल है, बिल्कुल मैं आपको 3 दिन से 4 दिन से रेगुलर बोलते जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अब इस बार देखें तो कॉमन कलेक्टर में ये संधि कौन सी तरफ आ गई? इनपुट की साइड आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, अपने आप जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे मैं कुछ कर रहा हूँ क्या? ऑटोमेटिक जो चीज़ को कॉमन करते जा रहे हैं अपने आप आ रही है। नहीं तो आदतन ये संधि कल से 2 लेक्चरों में हमेशा पश्चिम बायस में थी। और कौन सी साइड आ रही थी? आउटपुट साइड। पश्चिम बायस में तो कभी पढ़ोगे हमेशा, इसको हम कौन सी बायस में रखेंगे? पश्चिम ही बायस में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? संधि कहीं भी आए हमको संधि का नाम देखना है कि एमीटर और बेस संधि को हमेशा अग्र बायस में और आधार संग्राहक संधि को पश्चिम बायस में रखते हैं। ऐसा नहीं कि अब यहाँ गई तो इसको अग्र बायस में कर देंगे, नहीं। यही तो सबसे बड़ी चूक होती है बच्चों से। इसलिए बार बार डेली डायग्राम बना करके यही कहता हूँ कि उत्सर्जक आधार संधि हमेशा कौन सी बायस में रखते हैं? अग्र बायस में, और आधार संग्राहक संधि को पश्चिम बायस में। तभी तो दिक्कत है कि बच्चा कुछ कुछ रटता रहता है, फिर एग्जाम के टाइम पर गुरुजी ने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया। अरे गुरुजी तो 5 दिन से एक ही बात बोलते जा रहे हैं, लेकिन इसको अंत में जाके तुम इनपुट आउटपुट के रूप में रट देते हो। संधि जरूरी है कि ये वाली इनपुट की तरफ नहीं आ सकती? आ सकती है। जरूरी है कि संधि आउटपुट की तरफ नहीं जा सकती? जा सकती है। तो मुझे बताओ कि ये आधार और संग्राहक के बीच की संधि को हमेशा कौन सी बायस में रखते हैं? रिवर्स बायस में। तो अगर ये रिवर्स बायस में रखी जा रही है तो मुझे बताओ, आधार वाले टर्मिनल को किससे जोड़ूं? बैटरी के धन सिरे से कि ऋण सिरे से? अरे भाई, नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ दूंगा तो अग्र बायस हो जाएगी। अरे ये बेस वाला किसमें है? पीएनपी में। एन का मतलब नेगेटिव वाला टर्मिनल ही है कि नहीं है? और इसको ही माइनस से जोड़ दिया। अरे भाई क्या पढ़ रहे हो आप लोग? ये पी और ये एन था, तो एन को माइनस से जोड़ना और पी को प्लस से जोड़ना तो अग्र बायस है। क्या करवा रहे हो? सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो बेस वाले टर्मिनल को किससे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी के धन सिरे से जोड़ना पड़ेगा। भाई मैं, ये पी है और ये एन है, अगर एन परत को प्लस से जोड़ दूं और पी परत को माइनस से जोड़ दूं तो ये कौन सी बायस होगी? रिवर्स बायस होगी या नहीं होगी? भाई 27 लेक्चर आपको ऐप पर दे दिए और 10 लेक्चर यहाँ पढ़ा दिए, कम से कम 100 बार चर्चा कर दी होगी ये बात, मिनिमम 100 बार बोल दी कि पी परत का प्लस से जुड़ना और एन परत का माइनस से जुड़ना क्या कहलाता है? अग्र बायस। और पी का माइनस से और एन का प्लस से जुड़ना रिवर्स बायस। अगर अभी भी याद ये नहीं रहेगा ना 100 बार में, तो फिर शायद जिंदगी में कभी भी बात याद नहीं रहेगी। इसलिए दिमाग में सेट करो यार कि पी का माइनस से जुड़ते क्या हो जाएगा? अग्र बायस कि पश्चिम बायस? तो पी का अभी भी वही चूक हो रही है। अरे पी प्लस से जुड़ेगा तो अग्र बायस आएगी, फॉरवर्ड बायस आएगी। और पी माइनस से जुड़ेगा या एन माइनस से जुड़ेगा? एन माइनस से जुड़ने का मतलब कौन सी है? फॉरवर्ड है। पी प्लस से जुड़ने का मतलब भी क्या है? फॉरवर्ड ही है। और पी का माइनस से जुड़ने का मतलब कौन सा है? रिवर्स। तो थोड़ी चीज़ों को पढ़ो, बार बार रटोगे ना तो पता ही नहीं लगेगा कब कौन रिवर्स हो जाएगा। और ज़िंदगी आपके ऐसा गियर लगाएगी ज़िंदगी का रिवर्स, आपको पता ही नहीं लगा कि हमारी ज़िंदगी में कब रिवर्स गियर लग गया। हाँ जी। तो बेस में कौन सा है? एन परत है। एन परत को बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ूंगा मैं? धन सिरे से जोड़ूंगा, तभी ही तो ये पश्चिम बायस में आएगा कि नहीं आएगा। तो अब एक कहानी तुम्हारी खोपड़ी में गई होगी कि गुरुजी कॉमन बेस भी पढ़ लिया हमने और कॉमन एमीटर भी पढ़ लिया, दोनों में ही इनपुट कौन सी बायस में दिख रहा था? अग्र बायस में। लेकिन यहाँ पर इनपुट कौन सी बायस में नजर आ रहा है? पश्चिम बायस में। गुरुजी आपने कोई करिश्मा कर दिया कि ना, मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ कि उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायस में
और आधार संग्राहक संधि पश्च बायस में। अब मैं क्या करूं, ये इनपुट की साइड आ गई, मुझे तो देना वो ही है। अब चाहे आगे राम आए चाहे लक्ष्मण आए, जो पिला रहा हूँ वही पिलाऊंगा कि नहीं पिलाऊंगा। भाई वो बोलते ना कि जब वो बोल रहे थे कि अमृत वाला जो पिला रहे थे, तो उस समय एक वो आ गया था कि नहीं आ गया था, बीच में एक दैत्य आ गया था कि नहीं आ गया था, तो उसको क्या पता कि दैत्य आ गया। तो वो वाली स्थिति है। मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि ये इनपुट साइड आ रहा है कि आउटपुट साइड आ रहा है, मुझे मतलब किससे, संधि से। तो जब जब उत्सर्जक आधार संधि दिखेगी तो कौन सी बायस में करूँगा, अग्र बायस में। और जहाँ जहाँ आधार संग्राहक संधि दिखेगी पश्च बायस। दिखी कौन सी, आधार संग्राहक ही दिखा है कि नहीं दिखा है, तो पश्च बायस ही करूँगा, मैं क्यों चूकूंगा, हाँ या ना। तो अगर ये पश्च बायस में है, अगर ये रिवर्स बायस में है, तो बताओ इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होगी, उच्च होगी। यही रटा होगा आज तक तुमने कि उन दोनों की तो विचारों की निम्न होती है और कॉमन कलेक्टर की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च। लेकिन आज तक पता नहीं लग पाया होगा कि कैसे उच्च होती है। तो इस प्रकार से उच्च होती है। काम ही नहीं करता। अरे भाई इसका मतलब ये हो गया कि ये खुद के अंदर कुछ भी नहीं लेगा, जो आएगा पूरा का पूरा क्या कर देगा, संकेत पास कर देगा। भाई खुद के अंदर कुछ भी पावर जाने नहीं देगा। इसका मतलब यही तो हो गया, जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो बोलेंगे उसका प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत होने का मतलब खुद में से संकेत नहीं जाने देगा, डायरेक्ट होगा, उसको बाईपास करने की कोशिश करेगा। तो इनपुट साइड पे इसकी प्रतिबाधा क्या आ रही है, उच्च आ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेस संग्राहक संधि कौन सी बायस में, पश्च बायस में, जिस कारण इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च होती है। क्यों होती है, क्योंकि रिवर्स बायस में। हाँ जी। अब हमें एमीटर वाले को कौन सी बायस में करना है, अग्र बायस में। तो एमीटर में कौन सा है, पी, और पी को किससे जोड़ू कि अग्र बायस में आ जाए, बैटरी के धन सिरे से। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो ये वोल्टेज है किस किस के बीच में, एमीटर और कलेक्टर के बीच में। तो वी, ई और सी जो कॉमन होता है उसको कहाँ लिखते हैं, बाद में कि पहले, बाद में। हाँ जी। तो ये कौन सा हो जाएगा, वी, बी और सी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी। तो बताओ जो आउटपुट साइड है ये कौन सी बायस में नजर आ रहा है आपको, अग्र बायस में नजर आ रहा है। तो प्रतिरोध क्या होगा, निम्न। सिर्फ ये अकेला ऐसा अभिविन्यास है जिसकी आउटपुट प्रतिबाधा क्या होती है, निम्न होती है। तो आउटपुट प्रतिबाधा निम्न होने के कारण इसका उपयोग हम किस में करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में। बेटा कितनी बार क्वेश्चन आया होगा, जाने अनकाउंटेबल नंबर पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा कौन सा अभिविन्यास है जिसका उपयोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, जहाँ तक चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे एई का हो, चाहे गेट का हो, लगभग हर जगह ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए क्या काम में लेते हैं। तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन काम में लेते हैं, क्योंकि आउटपुट की प्रतिबाधा क्या होती है, कम, और हमारा लोड का प्रतिरोध भी कम होता है, तो उसको मिलाने में मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो इम्पीडेंस मैचिंग इसका उपयोग है। एग्जाम में कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, ये लाइन जरूर याद रहनी चाहिए। बोलते हैं ना कि सबसे काम की चीज़ है ना वो इम्पीडेंस मैचिंग वाली बात। और दूसरी खास बात कि यह एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी इनपुट की प्रतिबाधा ज़्यादा और आउटपुट की प्रतिबाधा क्या होती है, निम्न होती है। तो सबसे अलग ये कि नहीं है, तभी तो बोलते हैं ना कि कूकस वाली हॉट पेटी है, ज़रा हट के ज़रा बच के। तो वो वाली स्थिति है मेरे दोस्त। तो ये डायग्राम सभी लोग बना लो, और यदि नहीं बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। दिमाग में सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो भैया तुम जानते हो कि पहले भी पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ रहे हो, वही ढाक के 3 पात रहने वाले हैं। नहीं तो फिर वही रटोगे, ये इसमें हो गया, वो उसमें हो गया, इसका प्रतिरोध ये हो गया, उसका वो हो गया। 15 दिन बाद में पढ़ोगे, मामला बैलेंस का बैलेंस ही है, कुछ समझ में थोड़ी आएगा, खोपड़ी में ऊपर से ही जाएगा ये। तो वो वाली चीज़ें, तो पढ़ने के प्रति भी थोड़ा इच्छुक रहो, चीज़ों को देखो, चीज़ों को समझो, ठीक है। तो चलो ये डायग्राम तो हो गया, आगे बढ़ते हैं इसकी कार्यप्रणाली की तरफ, वर्किंग की तरफ देखते हैं हम। तो मुझे इतना बता दो आप लोग, इनपुट की धारा कौन सी है, IB, और आउटपुट की धारा कौन सी है, IE। तो मुझे बताओ धारा लाभ क्या होगा, मुझे यह बता दो इसका धारा लाभ क्या होगा। तो धारा लाभ या धारा प्रवर्धन गुणांक क्या होता है, तो धारा लाभ अल्फा, बीटा, और अब कौन सा आ जाएगा, गामा। कॉमन बेस में कौन सा था,
अल्फा, कॉमन एमिटर में कौन सा, बीटा, और कॉमन कलेक्टर में गामा। 100 में से 99 ने सुना ही नहीं होगा नाम, क्योंकि ज़्यादातर गुरुजी पढ़ाते हैं वो दो ही कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते हैं, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर, इसलिए ध्यान रखना कुछ चीज़ें काम की है। तो हमको तो लाभ दिखते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि कितना मिल रहा है और कितना दिया था। लाभ का मतलब यही तो देखते हो कि कितना प्राप्त हुआ है और कितना दिया है। तो आउटपुट पर धारा कौन सी है, आई ई, और इनपुट पर धारा कौन सी है, आई बी। वैसे मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि कॉमन बेस होगा तो बेस की धारा नहीं आती है फार्मूले में, कॉमन एमिटर होता है तो एमिटर की धारा नहीं आती है, तो कॉमन कलेक्टर होगा तो कलेक्टर की धारा नहीं आएगी। बोलो हाँ या ना, तो एग्जाम में चूक भी हो जाएगी तब भी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। और भैया फिर तुमको हलवे की तरह रटने का काम मेरे पास में थोड़ा सा कम है, तो मुझे बताओ आई ई का मान ज़्यादा होता है कि आई बी का मान ज़्यादा होता है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि आई ई का मान सबसे ज़्यादा उससे कम है कलेक्टर का, और सबसे कम कौन सी होती है, बेस का। तो इट मीन्स जो धारा लाभ है इसका मान 1 से क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो धारा लाभ गामा का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है। सीसी अभिविन्यास की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च, की इनपुट प्रतिबाधा। इनपुट प्रतिबाधा का मतलब अंग्रेजी में बोले तो इनपुट इम्पीडेंस और हिंदी में बोले तो निवेशी प्रतिबाधा। सीसी अभिविन्यास की इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च, तथा आउटपुट प्रतिबाधा क्या होती है, निम्न। यही कारण है कि सीसी अभिविन्यास का उपयोग प्रतिबाधा मिलान, हाँ मेरे याद भी आ गया, ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में भी आया था यही क्वेश्चन एज इट इज, कि प्रतिबाधा मिलान के लिए क्या काम में लेते हैं, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। प्रतिबाधा मिलान का मतलब होता है, अंग्रेजी की भाषा का वर्ड जरूर सीख लेना, इम्पीडेंस मैचिंग, जरूर लिख लेना। अगर इंग्लिश नहीं लिख पाते हो तो उच्चारण लिख लेना, लेकिन लिख लेना कि सीसी अभिविन्यास की इनपुट प्रतिबाधा उच्च और आउटपुट प्रतिबाधा क्या है, निम्न है। यही कारण है कि सीसी अभिविन्यास का उपयोग प्रतिबाधा मिलान के लिए करते हैं। तो 3 चीज़ों के बारे में पता लग गया, इनपुट प्रतिबाधा, आउटपुट प्रतिबाधा, उपयोग, और इसका धारा लाभ। दोस्तों इसका धारा लाभ 1 से ज़्यादा होता है, लेकिन वोल्टेज लाभ 1 से कम होता है, लिख लो इस बात को भी। सीसी अभिविन्यास का वोल्टेज लाभ 1 से क्या होता है, कम होता है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि कॉमन एमिटर अभिविन्यास एक ऐसा अभिविन्यास है जिसका वोल्टेज गेन भी 1 से ज़्यादा, धारा लाभ भी 1 से ज़्यादा, शक्ति लाभ भी 1 से ज़्यादा। इस कारण उसका उपयोग हम किसके रूप में सबसे ज़्यादा करते हैं, एम्पलीफायर के रूप में उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो ये मेन चीज़ें थी। अगर आपसे अब कोई पूछ ले इसी में काम की चीज़, सुनो एक बार कि बताओ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, CHR का मतलब 4 मत समझ लेना, इसका मतलब है इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र। तो किस किस के बीच में खींचा जाएगा, एक तो धारा IB और वोल्टेज कौन सा है, VBC के मध्य। कौन सी चीज़ नियत रहेगी, आउटपुट वोल्टेज, मतलब किसका मान नियत रहेगा, VC का मान क्या रहेगा, नियत। अगर मुझे बनानी है कौन सी, आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक, अंग्रेजी का वर्ड सीख लो, आया हुआ क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है अभिलाक्षणिक वक्र। मैं 20-30 बार ये वर्ड बोल दूंगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारे भी याद होने लगेगा, क्योंकि जब तक तुम चीज़ों को सुनोगे नहीं तो दिमाग, पहली बार एग्जाम में देखोगे तो चक्कर ही आएंगे ना। 2-4 बार चीज़ सुनी हुई होती है तो फीलिंग आती है कि हाँ
ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो आउटपुट वाली कौन सी हो गई, आई ई, और वोल्टेज कौन सा हो गया, वी। तो आई ई और वी ई सी के मध्य लेकिन नियत क्या रहेगी, इनपुट की धारा, आई बी का मान क्या रहेगा, नियत। डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है तुमको, मेनली जो ग्राफ बनाना है वो दिमाग में याद रखना है, कॉमन एमीटर वाला याद रखना है। एक तो बताया था इस तरीके से, एक बताया था कुछ इस तरीके से, बोलो हाँ या ना। तो 100 में से 100% के में, जहाँ तक हम बीटेक में पढ़ते हैं ना, तो हमको गुरुजी एक ही सलाह देते हैं कि कौन सा वाला ध्यान रखना है, कॉमन एमीटर का। क्यों, इतने सारे याद रखोगे तो फिर उठपटांग काम हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि धोबी के कुत्ते वाली स्थिति हो जाएगी, ना घर का ना घाट का, ना तो उधर वाली सारी बातें याद रहेंगी, ना ही इधर ही वाली बातें सारी याद रहेंगी। इसलिए उतना पढ़ो कि हमारा काम हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये कुछ बातें किसके बारे में थी, सीसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। काम में कहाँ आता है, प्रतिबाधा मिलान के लिए। सबसे अलग बात क्या है कि इनपुट की प्रतिबाधा ज़्यादा होती है और इनपुट की प्रतिबाधा उच्च होती है और आउटपुट की प्रतिबाधा निम्न होती है। नहीं तो इससे पहले जो भी हमने दोनों पढ़े हैं, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर, उसमें इनपुट की कम और आउटपुट की क्या थी, ज़्यादा। तो यहाँ मामला क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। कैसे उल्टा हो गया, क्योंकि हमेशा हम बेस कलेक्टर जंक्शन को कौन सी बायस में रखते हैं, पश्च बायस में। तो ये इनपुट की साइड आ गया, इसलिए कौन सी बायस में होगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में होने के कारण इसकी प्रतिबाधा क्या आ गई, उच्च। अक्सर तुम रटते होंगे, आज शायद तुमने अगर ढंग से ध्यान दिया होगा तो बात आपको कुछ क्लियर हुई होगी। वोल्टेज का लाभ 1 से कम होने का तात्पर्य यह है कि VEC का मान है वो VBE की तुलना में क्या होता है, कम होता है। वोल्टेज लाभ का मतलब हुआ आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। तो VEC बटा VBC, तो इसका मतलब ये है कि VEC का मान होता है थोड़ा कम और इसका मान होता है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा में ज़्यादा का भाग लगाएंगे तभी तो संख्या छोटी आएगी कि नहीं आएगी। शायद क्लियरिटी आ रही होगी दिमाग में। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में, है ना। चीज़ों को शॉट लेते चलो और चीज़ों को एक बार रिवाइज भी करते चलो। अब मैं एक बार फिर से गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करूँगा इसी में। क्यों करूँगा, 1 मिनट देखो आप, क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझे 1-2 क्वेश्चन भी भेजे हैं। क्वेश्चन भेजने का तात्पर्य बोलते गुरुजी आपने ये नहीं बताया। अरे भाई, मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आई फल हो। तुम सोचते हो कि आज ही चीज़ पढ़ाना स्टार्ट करें, आज ही सब कुछ बता दे। कई बच्चे बोलते हैं गुरुजी बाइसिंग नहीं बताई। अरे पढ़ाई नहीं तो बताऊँगा कहाँ से, अभी जो काम स्टार्ट ही नहीं किया वो पढ़ाई नहीं है। अब इसका मतलब यही है, मुझे पता है तुम्हारा बाइसिंग का टॉपिक बचा हुआ है, इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बता रहे हैं। आप जानते हो कि समय लगता, आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय भी आपको समय लगता है शुरुआती दौर में। और मैं तो सिलेबस को सिस्टमेटिक करा रहा हूँ, नहीं तो सिस्टमेटिक नहीं कराता तो 27 क्लास की आवश्यकता से ज़्यादा होती। ऐप पर जो उपलब्ध थी वो 27 ही क्लास आवश्यकता से ज़्यादा है। तो मैं कहीं भी पढ़ करके देख लो, किसी भी कोचिंग में यदि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हो तो गारंटी देता हूँ इतनी चीज़ें पढ़ाएगा तो फिर 6 महीने से पहले सिलेबस होने वाला नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि टाइम लेती हैं चीज़ें, और कोई भी 2.5-3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाता। और 2.5-3 घंटे अगर क्लास लोगे ना तो 6 महीने चाहिए, तब जा कर के पूरी इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल पूरा होगा। तो समय लगता है चीज़ों को, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखा करो। बोलते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्वेश्चनों के बहुत बादल उमड़ते हैं, लेकिन उन सब का जवाब मेरे पास में है। आपको जो चाहिए उससे ज़्यादा डेटा मेरे पास में उपलब्ध है, लेकिन टाइम आता है ना तभी देता हूँ मैं। पहले ही कई बच्चे क्या होते हैं कि पता नहीं क्या आदत है कि उनको ये चीज़ पूछनी है, और उनको पता है कि सर अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं पिछले, लगभग उनका तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहा होगा शायद, ना डायोड में, ना रेक्टिफायर्स में, ना सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, ना शुरुआत के इन वाले पार्टों में, ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। कोई इश्यू नहीं है ना, फिर भी पूछने की आदत है। मैं कहता हूँ कि टॉपिक को ख़त्म तो होने दो, आपका कुछ समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आपको क्या है कि हड़बड़ाहट, ये हड़बड़ाहट ही तो एग्ज़ाम में तुमको ले डूबती है कि ये पढ़ा नहीं, वो नहीं पढ़ा। अरे जो पढ़ा है उसको तो देखो कि उसमें अपन को कितना आता है, उसका भी पता होना चाहिए कि हमको कितना आ रहा है। देखो, हमने पढ़ा था अल्फा, बीटा और गामा, पक्की बात। अल्फा बराबर क्या बताया था, अल्फा जो धारा लाभ है आता कब है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। बीटा वाला आता कब है, कॉमन एमीटर में।
और गामा वाला कब आता है? कॉमन कलेक्टर में, जो कि हमने पढ़ा है। हाँ जी, तो बेस का मतलब बेस की धारा नहीं आएगी, तो कौन सी आएगी? IC और IE आएगी। भाई IC कलेक्टर आउटपुट साइड की होती है, इसलिए IC ऊपर ही आएगा। ये एमीटर की धारा नहीं आएगी, तो कौन सी आएगी? IC और IB आएगी। अब भाई साहब खुद ही कॉमन हो गए कलेक्टर साहब, जब कलेक्टर साहब को खुद को जेल में बंद कर दिया तो दूसरे का नंबर आएगा IC अपॉन IB। एल्फा का मान आपको पता है 1 से क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है गुरुजी? क्योंकि आपको पता है कि IE का मान सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में IC, और सबसे कम कौन सा होता है? IB। तो यदि ये 10 होगा तो ये 9 ही होगा, तो मान हमेशा 1 से कम ही आएगा। इसलिए मैंने रेंज भी बताई थी कितनी होती है इसकी, 0.9 से 0.99। कीप इट इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखो ये बात। बीटा आप जानते हो कि जो बीटा का मान है वो 1 से क्या आता है? ज़्यादा। और मैंने रेंज भी बताई है कि बीटा का मान आदतन 20 से कितने के बीच में रखते हैं हम? 500 के बीच। इसमें भी श्रेणी है 20 से 50, 50 से 200 और 200 से अधिक। 20 से 50 है, उसका उपयोग करते हैं हम पावर एम्पलीफायर के लिए। 50 से 200 का वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए, और 200 से अधिक का उपयोग इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर के लिए काम में लेते हैं। जानकारी के लिए बताया, बाकी आप तो रेंज याद रख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। तो बीटा का मान 1 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि IB का मान बहुत कम और IC का मान इससे ज़्यादा। तो नीचे छोटी संख्या होगी तो मान 1 से ज़्यादा ही आए। यहाँ भी तुम देख रहे हो कि IC की तुलना में कौन सी बड़ी होती है? IE बड़ी होती है ना। तो इसका मतलब गामा का मान बीटा से भी क्या आता है? ज़्यादा आता है कि नहीं आता है? तो गामा का मान भी क्या आता है? 1 से ज़्यादा आता है। लेकिन ये क्या होता है? गामा का मान बीटा से भी क्या होता है? बड़ा। हाँ या ना? अरे खुद ही देख लो, यदि ये 9 है तो ये क्या होगा? 10। समान संख्या का भाग लग रहा है, अगर 9 में वही संख्या का भाग लगाएं और 10 में वही संख्या का भाग लगाएं तो 10 वाली संख्या का आंसर बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मैंने यही तो बोला है कि एमीटर की सबसे ज़्यादा, कलेक्टर की उससे कम, और बेस की सबसे कम होती है। तो अगर इनमें भी सीक्वेंस पूछे, अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछे तो एल्फा का सबसे कम, उसके बाद में किसका? बीटा का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? गामा। यही होता है कि नहीं होता है? एल्फा का मान सबसे कम, उससे ज़्यादा मान बीटा का, सबसे ज़्यादा मान किसका होता है? गामा का। तो हमारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, गामा बराबर होता है 1 + बीटा। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है गुरुजी कैसे आएगा, तो देख लो फिर, क्योंकि बच्चों को लिखने से पहले ये पूछते कैसे आया, क्योंकि दिमाग में वो चल रहा होता ना कचरा। हालांकि एग्जाम में तुम कर नहीं पाओगे, अंत में यही चीज़ देखते हो कि गामा बराबर होता क्या? 1 + बीटा, क्योंकि और डोज भी नुकसान करता। देख लो मैं बता देता हूँ वैसे। हाँ जी, तो मुझे बताओ कि गामा बराबर है क्या? IE + IB है कि नहीं है? या फिर हम डायरेक्ट लिख के बता देते हैं? चलो यहाँ तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात बताता हूँ। ये सारी बातें तो पढ़ाई हुई है ना, ऐसा तो नहीं है कुछ अलग अलग पढ़ा दिया। ये इस जगह क्या हो गया? कंप्रेस हो गया डेटा आकर के। कभी रिवीजन कभी करवाएंगे आपको भविष्य में हम, तो हम देखना कि तुमको पूरा जो ट्रांजिस्टर है 2 घंटे की क्लास में पूरा निपटा दूंगा। कंप्लीट ट्रांजिस्टर हो जाएगा और आपका एक लाइन भी नहीं छूटेगी। अभी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जब तुम्हारी एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो तुम्हारी रिवीजन क्लास लूँगा, और जब रिवीजन क्लास के तौर पर जब ये क्लासें होंगी तब जा कर के क्या होगा, ये काम बहुत कंप्रेस कर देंगे। अभी आप लोगों का तरफ शायद वीडियो की तरफ ध्यान कम है, क्योंकि सस्ते में मिल रहा था ना, इसलिए। नहीं अगर यही कॉस्ट 2000 का होता ना, तुम 20 बार देखते। आप जानते हो कोचिंग की फीस 1 लाख रुपये होती है, तो बच्चा इतनी एकाग्रता से पढ़ता है कि उसको पता है कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कोचिंग की फीस 2000 हो तो बच्चा ध्यान ही नहीं देता है, नहीं दोबारा फिर पढ़ लेंगे। ये कौन सा वो ये कुंभ का मेला जो 12 साल में एक बार आएगा, क्योंकि अपनी मेंटलिटी है ना वो बहुत संकीर्ण सोच वाली है। हाँ भाई, चर्चा में चल रही है PhD वाली वैकेंसी। कल एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डेटाओं को मांग रहा है। मुझे लग रहा है लास्ट 2 या 3 महीने में भर्ती आ जाएगी। PhD में लगभग तुम्हारी वैकेंसी 2500 होंगी इलेक्ट्रीशियन की। PhD पब्लिक हेल्थ वर्क डिपार्टमेंट होता है ना वो, उसके अंदर ये वैकेंसी 8 साल से अटकी हुई है। ये वैकेंसी राजस्थान में 8 साल से अटकी हुई है। लगभग टोटल तो बहुत सारी वैकेंसी, लेकिन तुम्हारे काम की लगभग 4000 वैकेंसी के आसपास होंगी।
और आने वाले 3 महीने में जो जलदा विभाग की PhD वाली है, ये कंफर्म है कि आने वाले 2 या 3 महीने में आएंगी ही आएंगी। टेक्निकल हेल्पर में वो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसका क्या है कि भाई 2 बार नोटिस जारी किया और मुख्य सचिव ने जारी किया, दोनों बार। एक कल नोटिस आया मुख्य सचिव का, आपने यूट्यूब पर कहीं पर भी देखा होगा तो आपको पता लग रहा होगा कि वो बोल रहे हैं कि जो जो वैकेंसी है वास्तविकता में इतनी है कि कम है, यदि कम है तो उनको बढ़ा करके जो एक्चुअल है उतनी लाओ और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करो। वो जल्दी से जल्दी बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि सून आएगा तो अपन मान लो 1 महीने, मैं बोलता हूँ 2 नहीं 3 महीने मान लो। अगर 3 महीने बाद में वैकेंसी है तो तैयारी तो 6 महीने पहले करना स्टार्ट करना पड़ता है कि नहीं। अब भी बच्चे बोले नहीं सर वो तो नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, फिर नोटिफिकेशन आएगा और 1 महीने बाद में एग्जाम हो जाएगी, फिर 8 साल बाद में फिर देख लेना। ऐसे ही तो करते हो आप लोग। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आती है, कई बार बोलो गुरुजी नोटिफिकेशन तो आने दो तब पढ़ लेंगे। टेक्निकल की कितने तो वो अभी सिलेबस का डिसाइड नहीं किया गया कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन हर बार बच्चा यही होता है। अब मेरे पास में जो बच्चों के कॉल आते हैं, बातचीत मेरी होती है, गुरुजी नोटिफिकेशन कब आएगा। मैंने कि चिंता मत कर, जिस रोज़ नोटिफिकेशन आएगा ना उस रोज़ ही पढ़ना स्टार्ट करना। गलती हो जाएगी कसम खा के किताबों को ऐसे छुपा के रख कि गलती से आंखों के सामने किताब दिखनी नहीं चाहिए। वैसा ही रिजल्ट आपको सामने देखने को मिलता है एग्जाम के बाद में कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। अरे तुम तैयारी 3 महीने करते हो और सुख 50 साल का चाहते हो, कैसे संभव है। चलो लीव इट, तुमको टॉर्चर करने का कोई मतलब नहीं है। IE बराबर क्या होता है, IC प्लस IB। क्या पूरे समीकरण में IB का भाग लगा सकता हूँ क्या, बोलो हाँ या ना। तो मैं अगर IB का भाग लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा IE बटे IB, और ये हो जाएगा IC बटे IB, और ये हो जाएगा IB बटा IB। बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ IC बटा IB होता क्या है, IC बटा IB बीटा होता है कि नहीं होता है यार। अभी तो बताया था कि कॉमन एमीटर में एमीटर तो आएगा नहीं, तो IC बटा IB, और ये अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया, ये क्या होता है गामा, और इसका मतलब कितना होता है 1। शायद यही लाइन लिखी थी मैंने अभी आपको। तो कैसे भी कर लो, चीज़ तो वही आनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 2 3 छोटी लाइनें और है, उनकी भी चर्चा कर देता हूँ जिनकी तुम मुझसे कल बोल रहे थे, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है, तो आपको प्रूफ करके दिखाया, बाकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो इससे ये पता लग गया कि बीटा में 1 जोड़ेंगे तब जाके क्या आएगा, गामा आएगा। इसका मतलब गामा सबसे बड़ा, उससे छोटा बीटा, और सबसे छोटा कौन सा होता है एल्फा। कहने का मतलब एल्फा का मान 1 से कम और बीटा और गामा का मान 1 से ज़्यादा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो हमने कल पढ़ा, एक चीज़ पढ़ी थी कॉमन बेस, और एक पढ़ते हैं कॉमन एमीटर। पढ़े हैं दोनों कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी बताओ, मैंने यहाँ पर एल्फा बराबर क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है IC बटा IE। बेस है तो बेस नहीं आएगा, यूँ समझ लो। कलेक्टर एमीटर है तो एमीटर नहीं आएगा। तो यहाँ बीटा बराबर क्या पढ़ाया था मैंने, IC बटा IB। यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो अगर मैं यहाँ से IC का मान निकालना चाहूँ, IC बराबर क्या होगा एल्फा इंटू IE। बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से IC का मान निकालना चाहूँ तो बीटा इंटू IB। बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। यही बात होगी कि नहीं होगी। अगर यहाँ से निकालोगे तो अल्फा इंटू IE, और यह निकालोगे तो IC बराबर बीटा इंटू IB। यही बात आएगी कि नहीं आएगी। अक्सर तुम एक वर्ड देखते हो कि IC बराबर तुम पढ़ते होंगे, बीटा IB तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ साथ आपने एक नई टर्म और देखी होगी ICEO। ज़्यादातर बच्चों ने देखी होगी क्योंकि कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया है, सर ये क्या जोड़ दिया आपने अतिरिक्त, ये क्या जोड़ दिया। तो देखो ये क्या है ICEO, इसका मतलब होता क्या है। तो दोस्तों ये होता है लीकेज करंट, लीकेज धारा। और लीकेज धारा कौन सी धारा का नाम होता है, पश्य बायस धारा का मान होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि ICEO का मतलब है, O का मतलब होता है ओपन। किसका ओपन होना,
जब एमीटर वाला टर्मिनल क्या हो, ओपन हो, तब कलेक्टर से बेस की ओर जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, ICEO, अर्थात ये कौन सी धारा है, लीकेज धारा। अक्सर 100 में से 100% केस में कह देता हूँ, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन ITI में नहीं पूछा। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, JEE लेवल में पूछता है। ICEO या ICBO ऐसे वर्ड वहाँ देखने को मिलते हैं, तो तुम अक्सर इसी से काम चलाते हो। अगर एग्जाम में बोल दे भैया लीकेज धारा का मान ये है तो ये वैल्यू लिख देना। कई बच्चों ने पूछा था, इसलिए मैंने ये डोज भी ले लो, क्योंकि कई बच्चों को फिर पेट दर्द करता है कि ना गुरुजी को खुद को नहीं आता होगा इसलिए हमको ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आने को तो बहुत कुछ आता है, इसके आगे भी 20 लाइनें आती हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते ना, क्योंकि ओवर डोज हो जाएगा वो। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही लो। ये कौन सा हो जाएगा, ICBO। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बेस के टर्मिनल को क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया। O का मतलब ओपन और B का मतलब बेस को। तो जब बेस को ओपन कर दें तब जाकर के कलेक्टर से बेस की ओर जो धारा प्रवाहित होगी वो कौन सी है, ICO। तो ये CB में लीकेज धारा है और ये CO में लीकेज धारा। इज इट ओके, ओके है कि नहीं है? तो चाहो तो लिख लो। कई बच्चे जो कई दिन से ज्ञान दे रहे थे कि सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो वो जरा ज़रूर उतारे। मैं बोल रहा था थोड़ा सा पैसन रखो, सब बताता हूँ लेकिन समय आने पर। तो ऐसे तो इसमें भी बहुत सारी बीमारी और भी है, लेकिन क्या मतलब है, तो किसी को इसका मतलब लिखना हो तो लिख लो कि जब एमीटर ओपन हो तब कलेक्टर से एमीटर की ओर या कलेक्टर से बेस की ओर आने वाली लीकेज धारा। ये भी कौन सी धारा है, लीकेज धारा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन अपने क्या होते हैं, कंप्लीट। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। अब जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे इसकी बायसिंग की। किसकी, ट्रांजिस्टर की बायसिंग की। तुम्हारे लास्ट टॉपिक अगर देखा जाए तुम्हारे स्तर पर तो बायसिंग ही है, उसके अलावा और कोई चर्चा नहीं होती। जिसके 3-4 प्रकार हैं उनकी सबकी चर्चा करेंगे। बायसिंग होता क्यों है, क्या होता है, करते क्यों है, सारी बातें कल वाले लेक्चर, अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।